हेलो नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का हमारे नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। तो हम लोगों की चर्चा हो रही है चोल साम्राज्य से यानी चोल राजवंश से संबंधित हम लोगों की चर्चा हो रही है। कल हमने पढ़ा था राजेंद्र प्रथम के बारे में, यानी कि राजेंद्र प्रथम की विजय और उसकी उपलब्धियां कौन कौन सी थी, इसके बारे में हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया था। अब कल हमने आपको बताया था कि राजेंद्र प्रथम ऐसा शासक था जिसने अपने शासन काल के चलते जो है अपने पुत्र इस राजाधिराज की जो है को युवराज घोषित कर दिया था। और इतने पहले इसने युवराज घोषित कर दिया था कि एटलीस्ट 25 इयर्स तक ये जो है पिता पुत्र दोनों मिलकर के शासन करते रहे थे। ओके, और कल मैंने आपको बताया था कल इसने कौन कौन सी विजय की थी, इसके बारे में आपसे हमने डिटेल में चर्चा किया था। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, राजा धीराज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। तो राजा धीराज की कौन कौन सी उपलब्धियां थी, यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी क्वेश्चन राजा धीराज से बनने वाले हैं वो चीजें हम आपके समक्ष लेकर के आए हैं। ओके, तो चलिए हम अपने समय की कीमत को समझते हुए, हम अपने समय को सेव करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, राजा धीराज, यानी कि राजेंद्र प्रथम के बाद में उसका पुत्र राजा धीराज गद्दी पर बैठता है। और इस राजा धीराज की अगर हम बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कब से कब तक है, तो 1044 ईस्वी से लेकर के 1052 ईस्वी तक ये जो है शासन करता है एक शासक के रूप में। ओके, चलिए तो अब हम सबसे पहले जानेंगे क्या कि इस राजा धीराज की उपाधियां कौन सी थी। तो ये चोल साम्राज्य में जो है इनकी उपाधियां इतनी भारी भरकम है कि स्टूडेंट क्या करता है, देख के ही डर जाता है। ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में हर एक राजा ने कई सारी यानी कम से कम 5 उपाधियां तो धारण ही की है। तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। हमारे साथ आप चलते रहिए, सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। क्योंकि अगर एग्जाम इन उपाधियों से आ गया तो एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि आप डर रहे थे या फिर आपने खुशी खुशी इस चीज को लर्न किया। तो अगर आप डरेंगे, अगर डर गए तो मर गए, लेकिन अगर आपने डट कर उसका मुकाबला किया और पढ़ते रहे तो फिर बेशक आपको लर्न ना हो, लेकिन ऑप्शन में कोई ना कोई ऐसी चीज दिख जाएगी कि आप उसको सही टिक करके आएंगे। बस सिर्फ और सिर्फ आप अपनी कंटिन्यूटी बना करके रखिए। क्लियर हुआ? चलिए तो अब हम चलते हैं उपाधियों के बारे में बात करते हैं। तो इस राजा धीराज की सबसे पहली उपाधि कौन सी थी, तो पहली उपाधि थी भूपेंद्र चोल। और दूसरी उपाधि की अगर हम बात करते हैं तो दूसरी उपाधि थी विजय राजेंद्र। ये विजय राजेंद्र किस उपलक्ष्य में जो है इसने धारण किया था, तो इसने जो है कल्याणी के चालुक्यों पर विजय प्राप्त की थी। इसी वजह से जो है इसने उपाधि कौन सी धारण की थी, विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। क्लियर हुआ? चलिए अब जो तीसरी उपाधि है, तो तीसरी उपाधि जो है वीर राजेंद्र वर्मा की है। तो अगर बात करता है, क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है कि वीर राजेंद्र वर्मा उपाधि किसकी है, तो किसी की नहीं है, जिसको हम पढ़ रहे हैं यानी कि राजा धीराज की है, राजा धीराज प्रथम की है, जिसने कि 1044 से लेकर के 1052 तक जो है शासन किया है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है आहवमल्ल कुलांतक, और क्या है फिर अश्वमेध याजिन, यानी कि आहवमल्ल कुलांतक अश्वमेध याजिन। अश्वमेध याजिन क्यों है, क्योंकि इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इस वजह से इसने अश्वमेध याजिन जो है की उपाधि धारण की। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अब इसकी खास विशेषता क्या है कि इसका मतलब अगर जानते हैं मेन चीज, इसको पॉइंट आउट किस चीज से करते हैं, तो सबसे पहली चीज इसकी विशेषता क्या है कि इस राजा धीराज प्रथम की जो है मृत्यु कहाँ हुई थी, युद्ध स्थल में हुई थी। युद्ध कौन सा हो रहा था, कोप्पम का युद्ध। तो इस कोप्पम के युद्ध में चोल और चालुक्यों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें कि ये राजा धीराज डट कर के मुकाबला करता है, लेकिन एट लीस्ट जो है ये युद्ध स्थल में मारा जाता है। जब ये युद्ध स्थल में मारा जाता है, तो युद्ध स्थल में जब ये मारा जाता है तो इसके जो सेना का संचालन करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। तो इसने जो है क्या किया,
कि जब ये मारा जाता है तो इसका भाई आता है कौन, राजेंद्र द्वितीय, जिसने की जो है सेना का संचालन किया और वहां पर जो है क्या कराया, उस युद्ध स्थल में ही अपना राज्याभिषेक कराया। तो पूछा जाता है, अक्सर क्वेश्चन में आता है कि चोल वंश राजा कौन सा ऐसा राजा था जिसने युद्ध में अपना राज्याभिषेक करवाया था, तो वो कौन था, वो राजेंद्र द्वितीय था, यानी कि इसका भाई, इसका पुत्र नहीं। ओके, चलिए, और एक चीज में और जाना जाता है कि चोल राजाओं में सभी राजाओं ने अपने पुत्रों को युवराज घोषित किया है, लेकिन ये जो राजाधिराज है इसने जो है अपने पुत्रों को युवराज ना घोषित करके अपने भाई को जो है युवराज का पद दिया था। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, अब डिटेल में आपसे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो पहले हमने आपको क्या बता दिया कि इनकी जो मृत्यु, यानी कि इनकी किसकी, राजाधिराज की मृत्यु जो है युद्ध स्थल में हुई है। वो युद्ध कौन सा था, कोप्पम का युद्ध था। अगर पूछता है कोप्पम का जो है युद्ध किसके किसके बीच हुआ है, तो चोल और चालुक्यों के बीच में कोप्पम का युद्ध हुआ है। क्लियर हुआ? चलिए, अब इसके बाद में क्या है, इसने जो है क्या किया था, कल्याणी के चालुक्यों को लूटा और वहां पर क्या किया, अपना वीराभिषेक करवाया था। और मैंने क्या बोला कि इन्हीं कल्याणी के चालुक्यों को पर विजय प्राप्त करने की वजह से इसने उपाधि कौन सी धारण की थी, तो इसने वीर राजेंद्र की उपाधि धारण की थी। ओके, क्लियर हुआ ना? अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम पहुंचते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट पर ये राजाधिराज प्रथम कल्याणी से जो है एक द्वारपाल की मूर्ति उठा करके ले आता है, और क्या करता है, जो द्वारपाल की मूर्ति उठा करके लेके आता है और उसे जो है तंजौर के दारासुरम मंदिर के सामने जो है क्या करता है, स्थापित कराता है और उसमें एक लेख अंकित कराता है। तो वो क्या लेख अंकित कराता है, वो लेख अंकित कराया कि विजय राजेंद्र द्वारा कल्याणपुरम को भस्म करने के बाद लाया गया द्वारपाल। ये जो है इतना बड़ा लेख अंकित कराता है। क्लियर हुआ? अभी अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से मैं बता रही हूँ कि राजाधिराज ने, मैंने क्या बोला कि कल्याणी के चालुक्यों पर इसने विजय हासिल की थी, इसके उपलक्ष्य में इसने विजय राजेंद्र की उपाधि धारण की। अब विजय राजेंद्र की उपाधि धारण करने के बाद में वहां के द्वारपाल वहां से एक द्वारपाल की मूर्ति उठा करके लेके आता है और तंजौर में एक मंदिर है दारासुरम, उस दारासुरम मंदिर के सामने ये क्या करता है, ये जो है स्थापित करवाता है किसको, इस राज्यपाल के जो मूर्ति उठा के लाता है, तो इसकी मूर्ति को वहीं पर स्थापित करवाता है और एक लेख लिखवाता है कि विजय राजेंद्र द्वारा कल्याणपुर को भस्म करने के बाद लाया गया द्वारपाल। ये इतना लेख जो है इसमें अंकित कराता है। ओके, चलिए, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इसे मृत्यु के बाद इसने जो है आनई मेरुजिन नाम से अभिलेखों में संबोधित किया गया। किस नाम से? आनई मेरुजिन के नाम से जो है इसको संबोधित किया। किसको संबोधित किया गया? इस राजाधिराज को। अब ये आनई मेरुजिन के नाम से क्यों संबोधित किया गया? क्योंकि कोप्पम का जब युद्ध हो रहा था तो कोप्पम के युद्ध में जो है ये हाथी की पीठ पर बैठा हुआ था और उसी हाथी की पीठ पर बैठे हुए उसकी मृत्यु हो गई, यानी कि उसका वध कर दिया गया। तो जिस व्यक्ति की, यानी जिस राजा की हाथी पर बैठते हुए हाथी पर सवार होते हुए मृत्यु हो जाती है, तो वो जो है उस उपलक्ष्य में जो है इसको अभिलेखों में नाम क्या दिया गया? आनई मेरुजिन। ओके, क्लियर हुआ? अब इसके बाद में क्या है, इसने जो है युवराज का पद पुत्रों को देने के बजाय अपने भाई राजेंद्र को दिया। इसकी भी हमने आपको स्टोरी बताई, क्यों दिया, इसका कारण क्या है। इसका कारण यही है कि कोप्पम का युद्ध हो रहा था, जब वो राजाधिराज मारा गया तो सेना का प्रशासन संभालने वाला, संचालन करने वाला कोई नहीं था, तो इसका भाई ही था। तो इसकी मृत्यु के बाद में सेना का संचालन किसने संभाला? तो राजेंद्र द्वितीय ने संभाला। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसने अपने पुत्रों को युवराज न घोषित करके जो युवराज का पद दिया वो किसको दिया? अपने भाई राजेंद्र द्वितीय को दिया। क्लियर हुआ? और क्या है कि इसने जो है श्रीलंका के शासक विक्रम बाहु के विरुद्ध जो है क्या किया था? सफलता प्राप्त की थी। यानी कि इसका समकालीन शासक
ये किसका जो राजाधिराज का समकालीन शासक था श्रीलंका का, इस पर भी इसने विजय हासिल की। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या था, राजाधिराज के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे, इसके बारे में हमने आपसे डिस्कस किया। अब राजाधिराज के बारे में हमने कंप्लीट किया। अब राजाधिराज के बाद में राजगद्दी पर कौन बैठता है, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि इनका भाई राजेंद्र द्वितीय गद्दी पर बैठता है। तो आइए हम राजेंद्र द्वितीय के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम राजेंद्र की बात करते हैं, राजेंद्र द्वितीय की, तो इन्होंने कब से कब तक जो है इनका टाइम रहा है, तो इनका 1052 से लेकर के 1064 तक इन्होंने क्या किया, शासन किया। मैंने आपको पहले ही बताया है कि किस तरह से इन्होंने जो है युवराज का पद घोषित किया, यानी कि इनका सिंहासन किया गया। तो अगर बात करते हैं कि अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि वो चोलकालीन शासक कौन सा था जिसका युद्ध स्थल पर राज्याभिषेक हुआ था, तो वो कोई और नहीं था, वो राजेंद्र द्वितीय ही थे, जिनका जो है युद्ध स्थल पे जो है राज्याभिषेक किया गया था। ओके, चलिए, तो कोप्पम के युद्ध क्षेत्र में राजेंद्र द्वितीय ने अपना राज्याभिषेक कराया और उपाधि कौन सी धारण की, तो उपाधि धारण की परकेसरी की। ओके, चलिए, शुक्र है कि कम से कम इन्होंने ज्यादा उपाधि नहीं धारण की है, सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाधि धारण की है। तो आप लोग लंबी सी सांस लीजिए इसके लिए कि कम से कम अब इसके पास बहुत सारी उपाधियां तो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाधि हमें इसकी लर्न करनी पड़ेगी। तो कोप्पम के युद्ध में जब इसने मतलब अपना राज्याभिषेक कराया, तो उपाधि कौन सी धारण की, परकेसरी की उपाधि धारण की। क्लियर हुआ? और क्या है कि धारण की, इसके समय देश में अकाल भी पड़ा था। इसके शासन काल के समय में जो है इसका जो राज्य था, तो उस राज्य में अकाल पड़ा था। तो ये था सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र द्वितीय के बारे में। बहुत ज्यादा इनके बारे में डिटेल में नहीं दिया गया है, जितना दिया गया है हम आपके समक्ष लेकर के आए। ओके, चलिए, तो अब राजेंद्र द्वितीय का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कंप्लीट होता है। राजेंद्र द्वितीय के बाद में राजा बनते हैं कौन, वीर राजेंद्र प्रथम। कौन बनता है, वीर राजेंद्र प्रथम। इनका अगर टाइम ड्यूरेशन पूछता है तो इनका समय क्या है, 1064 से लेकर के 1070 तक ये जो है शासन करते हैं। 1064 से 70 तक, यानी कि 6 इयर्स तक ये जो है रूल करते हैं। अब चलिए फिर से तैयार हो जाइए इनकी उपाधियों को लर्न करने के लिए। तो इनकी अगर उपाधियों की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज इनका जो है क्या है, पहली उपाधि है सकल भुवनाश्रय। ये किसकी उपाधि है, तो वीर राजेंद्र की उपाधि है। देखिए, इन सारी चीजों में छोटे छोटे माइनर डिफरेंसेस हैं, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। जैसे ये हैं वीर राजेंद्र, और राजाधिराज के जो पिता थे वो राजेंद्र प्रथम थे। क्लियर हुआ? तो इन चीजों को इन सारी चीजों को आपको क्लियर कट रखना है। इन सबको मिक्सअप नहीं कर दीजिएगा कि किसने कौन सी उपाधि धारण की और किस लिए, मेन चीज इनकी विशेषता क्या है, किस वजह से जाने जाते हैं। तो इन चीजों को मिक्सअप नहीं करना है, इनको बिल्कुल डिफरेंट रखना है। ओके, बिल्कुल क्लियर कट रहना है। तो अब छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे ये राजेंद्र द्वितीय है। राजाधिराज के जो फादर थे यानी पिता थे वो कौन थे, राजेंद्र प्रथम थे। अब देखिए ये कौन है, वीर राजेंद्र। ये राजेंद्र द्वितीय है, ये आते हैं कौन, वीर राजेंद्र। तो वीर राजेंद्र की उपाधि क्या है, उपाधियों के बारे में बात करते हैं। तो उपाधि पहली है सकल भुवनाश्रय आहव मल्ल कुलकाल। क्या है, आहव मल्ल कुलकाल। आहव मल्ल कुलकाल किसकी उपाधि है, वीर राजेंद्र की उपाधि है। मैंने आपको राजाधिराज की कौन सी उपाधि बताई थी, राजाधिराज की उपाधि है आहव मल्ल कुलांतक। ये हैं कुलकाल और ये हैं कुलांतक। क्लियर है? तो इन दोनों चीजों में आपको क्लियर कट रखना है। ओके, चलिए, तो ये इनकी उपाधि क्या है, पहली है सकल भुवनाश्रय, दूसरी है आहव मल्ल कुलकाल, तीसरी कौन सी है, तो तीसरी है महाराजाधिराज, चौथी है राजकेसरी, पांचवी कौन सी है, वल्लभ वल्लभ, और छठी कौन सी है, मेदिनी वल्लभ, और सातवीं कौन सी है, राज राजन। तो ये इतनी उपाधियां इनकी हैं जिनको आपको लर्न करना आवश्यक है। तो एक बार फिर से आपको रिवाइज कराते हुए चलते हैं। सकल भुवनाश्रय, फिर दूसरी कौन सी है, आहव मल्ल है, तीसरी महाराजाधिराज, चौथी राजकेसरी, पांचवी जो है वल्लभ वल्लभ,
छठी है मेदिनी वल्लभ और सातवीं कौन सी है, राज राजेंद्र। तो आई होप ये इनकी उपाधियां थी। अब इसके बाद में आगे चलते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में जानते हैं, जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है इसके बारे में हम आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज अगर हम जानते हैं कि वीर राजेंद्र जो है कल्याणी के चालुक्य सोमेश्वर द्वितीय से युद्ध किया था। जब सोमेश्वर द्वितीय से इसने युद्ध किया तो सोमेश्वर द्वितीय बेचारा ये क्या करता है, ये हार जाता है। और जब ये हार जाता है तो अपनी हार से ये इतना विक्षुब्ध हो जाता है कि ग्लानि की वजह से ये जो है क्या करता है, तुंगभद्रा नदी में कूद कर अपनी क्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। कौन, सोमेश्वर प्रथम। क्लियर हुआ यहाँ तक कि ये किस लिए जाना जा रहा है, वीर राजेंद्र, कि ये कल्याणी के चालुक्यों पर जो है क्या करता है, अटैक करता है, जिसमें कि सोमेश्वर प्रथम उधर से संचालन कर रहा होता है। ये क्या करता है, ये हार जाता है और हारने की वजह से जो है इसको बहुत ज्यादा आत्मग्लान फील होती है और क्षुब्ध होकर के ये तुंगभद्रा नदी में कूद करके क्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। क्लियर। चलिए अब इसके बाद में और दूसरा क्या था इसकी विशेषता, कि ईल मंडलम के शासक विजय बाहु को भी इसने जो है क्या किया था, पराजित किया था। किसको, विजय बाहु को। ईल मंडलम का मतलब है कि श्रीलंका, यानी श्रीलंका के शासक विजय बाहु को इसने पराजित किया। और सबसे बड़ी और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो संगम, जो इसके समय पर जो वीर सोलियम व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था, वीर सोलियम, जिसके लेखक थे कौन, बुद्ध मित्र थे। कौन थे, बुद्ध मित्र थे। तो वो इसी के समय, किसके, वीर राजेंद्र के समय में ही, यानी कि इसके दरबार में ही लिखा गया। यानी कि ये जो बुद्ध मित्र थे इनके दरबार में रहते थे और इनके दरबार में रहने के दौरान ही जो है इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की। कौन, वीर सोलियम। ये वीर सोलियम जो है चोल शासन काल के बारे में जो है जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसमें बहुत कुछ मिलता है चोलों के बारे में। क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बाद में आता है, इन्हीं के शासन काल में चोल साम्राज्य में जो है क्या हुआ था, बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई थी। यानी कि इन्हीं के इसके पहले जो है बौद्ध धर्म को चोल साम्राज्य के किसी भी राजा ने जो है नहीं इतना ज्यादा संरक्षण प्रदान किया था। जबकि ये जो वीर राजेंद्र थे तो इन्होंने अपने समय में जो है क्या किया था कि बौद्ध धर्म का जो है संरक्षण प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। क्लियर हुआ। चलिए अब इसके बाद में जब ये यहाँ तक इनका ये हुआ, अब इसके बाद में वीर राजेंद्र के बाद में इनका पुत्र जो है अधिराजेंद्र शासक बना और इसने सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष तक ही शासन किया। क्लियर। कितने वर्ष तक, 1 वर्ष तक शासन किया। और ये जो इसका पुत्र था कौन, अधिराजेंद्र, तो ये विजयालय वंश परंपरा का जो है कौन सा शासक था, अंतिम शासक था। विजयालय वंश परंपरा का जो है कौन सा शासक था, अंतिम शासक था। कौन, अधिराजेंद्र प्रथम, अधिराजेंद्र। ठीक है, पुत्र किसका था, तो ये वीर राजेंद्र का पुत्र था। तो इस तरह से आज के लिए हम इतना लेकर के आपके समक्ष आए थे और कल हम इस अधिराजेंद्र के बाद में परांतक प्रथम जो है शासक बनता है, इसके बारे में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और समय के साथ जो है हमने सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप आसानी से जाकर के उनको देख सकते हैं। अपने कोई भी कंफ्यूजन्स अगर आपके अंदर है, आप इन वीडियो के माध्यम से सारी चीजें देख करके क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, जिसका जो है हम सॉल्यूशन नेक्स्ट डे लाने वाले वीडियो में जो है हम आपका समाधान कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।